यस, लास्ट पीरियड में हमने बेटा पाठशाला सिस्टम जो है वो किया था। ये वो सिस्टम था जिस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी थी, रेगुलर अटेंडेंस नहीं थी, और हार्वेस्ट सीजन में जो पुअर फार्मर्स थे उन लोगों को, उन बच्चों को प्रॉपर स्कूल ना अटेंड करने की भी परमिशन मिल जाती थी क्योंकि उनका काम ही नहीं चलता था। पर हमारी कंट्री में ब्रिटिश एजुकेशन के आने से कहीं लॉस हुआ, कहीं क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट भी हुआ। हमने अब उसी को पढ़ना है कि कहाँ पे लॉस, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस, किसको प्रॉफिट हुआ। एंड इवन हमारी कंट्री में भी इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लोगों की राय अलग अलग थी। सम वांटेड एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंग्लिश, बट सम वर इन फेवर ऑफ रीजनल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ऐसे ही मेन आपके पूरे इस चैप्टर में हमने दो थिंकर्स को पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है गांधीयन फिलॉसफी, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस होने से हमारी कंट्री के जो गुरु यानी कि जो टीचर्स थे उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो आपने सभी बच्चों ने शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में लर्न करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये पता होना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन आर और हमारी कंट्री में कल्चर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा आप सबने बताना है, फर्स्ट पॉइंट आएगा आफ्टर 1854। मैंने क्यों 1854 बोला? 1854 में कौन सा डिस्पैच हमारी कंट्री में आया था? वुड्स डिस्पैच, जिसके आने से हमारी कंट्री में ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो टोटली चेंज हो गई। ठीक है, देन और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? वर्नैकुलर एजुकेशन। नंबर 1, with the coming of Britishers, loss of vernacular education. रिपीट क्यों करना? अब जस्ट आप सुनो, लिखना थोड़ी आपने। हाँ जी, with the coming of Britishers in our country, loss of vernacular education, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कंट्री में वर्नैकुलर या रीजनल लैंग्वेजेस जो है उनका धीरे धीरे ड्रॉबैक या धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। सेकेंड, रेगुलर विजिट। रेगुलर विजिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ टीचर्स को अपॉइंट कर दिया जो टीचर्स ब्रिटिशर्स के फेवर करेंगे। यानी कि आप ये सोचो कि कुछ गुरु, ऐसे गुरु जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को क्या किया, फेवर किया, एंड दे वर एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिशर्स टू हैव अ रेगुलर विजिट। यानी कि कुछ टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी गई कि वो स्कूल जाकर विजिट करेंगे और स्कूल में क्या क्या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उनको बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब स्कूल्स में हम कहते हैं ना कि चेकिंग के लिए आ रहे हैं। चेकिंग का मतलब क्या होता है? और चेकिंग कौन कर, उनकी चेकिंग कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स ने जिनको एम्प्लॉय किया होगा, जो लोग या जो टीचर्स ब्रिटिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, देन अब उनके आने से सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ? रेगुलर टाइम टेबल। अब यानी कि स्कूल्स में रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा। उन्होंने ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए कि स्कूल्स में रेगुलर टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल का मतलब है जब टाइम टेबल ही फिक्स हो गया तो बच्चों का आना भी क्या होगा? कंपल्सरी। ये सारा ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन का पार्ट। आगे जाकर मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का पार्ट हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिवली, हम किसी एक पर्सन के व्यू पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें कलेक्टिवली व्यू पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इसने क्या क्या इंडिया के स्कूल्स में चेंज कर दिया। और ये चेंज किसी एक पर्टिकुलर एक ईयर में नहीं आए, 10 ईयर्स 50 ईयर्स लगातार कंटिन्यू ईयर्स में जो चेंजेस आए हमने वो बताने। ठीक है, एक तो क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज क्या आया? वर्नैकुलर एजुकेशन का क्या हो गया? ड्रॉबैक, लॉस। सेकेंड, कौन चेकिंग पे आने लग गए? रेगुलर चेकिंग का मतलब है रेगुलर स्टाफ। इस स्टाफ को कौन अपॉइंट करता था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, देन थर्ड, टेक्स्ट बुक्स। पहले टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी, नाउ टेक्स्ट बुक्स वर इंट्रोड्यूस। अब टाइम टेबल बनेगा तो उन्होंने क्या कर दिया? वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स जो है वो मार्केट में आई और वो कंपलसरी होती थी।
बच्चों को बुक्स खरीदनी कंपलसरी होती थी और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को वो टेक्स्ट बुक्स लेनी ही पड़ती, ठीक है। देन एग्जामिनेशन, टाइम टेबल होगा, टेक्स्ट बुक्स होंगी, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन आप ये सोचो कि अल्टीमेटली आज अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन से डरता है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है हमारे इंडिया में ओरिजिनली ये नहीं था, दैट इज स्टार्टेड बाय द वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन का पार्ट है एग्जामिनेशन। उनका ये मानना है कि हम बच्चों को एक रेगुलर टाइम में जो पढ़ाएं उसको असेस करें और अगर बच्चा उसको क्लियर करता है तो उसको आगे न्यू टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएं, मतलब ऐसा उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया। देन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस। अब इन नई रूल्स एंड रेगुलेशंस में रेगुलर फीस का मतलब होता है पहले पुअर जो पीपल थे दे कांट अफोर्ड, बट नाउ फीस वाज कंपल्सरी। हर बच्चे को फीस कंपल्सरी थी क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश एजुकेशन जो थी प्रॉफिट मोटिव था उनका, वो यहाँ पे सोशल वेलफेयर थोड़ी कर रहे थे, दे वर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। देन इसके बाद है जो स्कूल्स ब्रिटिशर्स की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे उन्हीं को गवर्नमेंट क्या देती थी, ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्प। अब आप इमेजिन करो, सपोज उस टाइम पर मैं जलंधर, ब्रिटिशर्स के टाइम में जलंधर में 2-3 स्कूल्स होंगे, पाठशाला होगी सपोज, 3 पाठशाला में से 2 पाठशाला कहती है कि हम ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करेंगे, तो ब्रिटिशर्स उनको क्या देंगे, ग्रांट्स। जो फॉलो नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स उनको ना ही ग्रांट्स देंगे और ना ही उनके एजुकेशन को या उनके स्कूल को रिकॉग्निशन देंगे। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, अगर उस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे भी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम उस टाइम पीरियड में लोगों ने काफी, जैसे मैंने कहा कि आपको आयरन स्मेल्टर्स ने सफर किया, कॉटन टेक्सटाइल के, इवन टीचर्स या बच्चों ने भी बहुत सफर किया, स्कूल्स ने भी बहुत सफर किया, ठीक है। देन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम किनकी थी, अब पुअर पीपल, ठीक है। मेन प्रॉब्लम वाज फॉर पुअर पीपल। नाउ दे हैड टू अटेंड रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल का मतलब होता है मॉर्निंग से आफ्टरनून। अब वो हार्वेस्ट सीजन में छुट्टी नहीं ले सकते थे, अगर वो छुट्टी लेंगे तो इट मींस उन्होंने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करने का भी फाइन होता होगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं में ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में ये सिस्टम, डिसिप्लिन का सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करने का सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का ही पार्ट है। तो ये सारे चेंजेस हमने बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का मतलब होता है पूरी कंट्री की एजुकेशन, पूरे राष्ट्र की, इंडिया पूरे नेशन की एजुकेशन के रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स की क्या थिंकिंग थी। मैंने आपको अभी बताया कि इस थिंकिंग के रिगार्डिंग 2 तरह के व्यूज थे। सम सपोर्टेड, यही होता है ना, सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट में टेस्ट आता है, क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछते हैं स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना। तो ये थोड़ी कहोगे कि हाँ जी वेस्टर्न स्कूल होने चाहिए, आप कहोगे मे बी का मतलब क्या, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम पीरियड में 2 मेन थिंकिंग थी। सम पीपल दे वांटेड एंड सम दे वर नॉट इंटरेस्टेड। अब इसको हम सारे तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन हमने इस बुक में मेन 2 आइडियोलॉजीज को पढ़ना है। एक पढ़नी है महात्मा गांधी जी की और एक पढ़नी है इनकी रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी थिंकिंग क्या थी, दोनों की थिंकिंग अपनी अपनी जगह सही थी। हमने ये नहीं कहना कि वो गलत है या वो सही है, दोनों की थिंकिंग अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी थिंकिंग को लोगों तक कैसे पहुंचाया वो हमने मेन बताया, ठीक है। नंबर 1, हम ये भी नहीं कह सकते कि वेस्टर्न एजुकेशन टोटली रॉन्ग है, कैन बी से कह सकते हैं, नो। अब उन्होंने किस तरह से इसको रीमिक्स करके लोगों के सामने बताया वो हमने इनके पॉइंट्स पढ़ने हैं, इनकी थिंकिंग पढ़नी। सबसे पहले हमने ये बताना है दैट मेनी पीपल इन आवर कंट्री रिक्वेस्टेड ब्रिटिशर्स टू ओपन न्यू स्कूल्स। हमारी कंट्री में, अब हमारी कंट्री में कई स्कूल्स ऐसे थे जिन स्कूल्स के पास ग्रांट्स नहीं होती थी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती थी। तो धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों को लगा कि अगर ब्रिटिशर्स हेल्प कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने दिया जाए। अगर पुअर पीपल पढ़ना चाहते तो गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है, वो क्या कंडीशंस लगा रही है, यही कंडीशंस लगा रही है ना कि उनको रेगुलर होना पड़ेगा। तो रेगुलर होना पड़ेगा, अगर बच्चों को आगे की जनरेशन के लिए तैयार करना है तो उनको रेगुलर करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी, थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और इसमें जैसे ही बच्चे आप
आपकी बुक में ना एक बहुत अच्छी लाइन है थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी में, इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें क्या बना दिया, स्लेव्स। हमें क्या बना दिया, गुलाम बना दिया, अपनी कंट्री में गुलाम बना दिया। क्योंकि हमें अब इंग्लिश सीखने के लिए किनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ब्रिटिशर्स के। तो उन्होंने इस एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या जो है वो पॉइंट्स दिए वो हमने बताने हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी वेस्टर्न एजुकेशन इज इंफीरियर। उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना ये इंफीरियर है, क्योंकि वो हमारी एजुकेशन को क्या बता रहे हैं, इंफीरियर। वो अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं, इंफीरियर बता रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो टोटली इंफीरियर है। अब एक लाइन से आपको क्या पता लगता है कि महात्मा गांधी वाज स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री या मे बी क्या स्ट्रांगली डिसएग्री। तो अब हमें ये पता लगे कि स्ट्रांगली डिसएग्री, तो हमने सारे पॉइंट्स वही लेने हैं जो डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री का मतलब ही वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। नंबर 1 में उन्होंने क्या कह दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, इंफीरियर। इंफीरियर है क्योंकि क्यों इंफीरियर है, क्योंकि वो हमारी ही कंट्री में हम लोगों को क्या बना रही है, स्लेव्स बना रही है। ठीक है, सेकंड आपने ये बताना है ही रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू लीव ब्रिटिश स्कूल्स। उन्होंने बच्चों को क्या रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल छोड़कर कौन से स्कूल्स में आओ, कौन से स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स। ही रिक्वेस्टेड पीपल, यानी कि जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स में नहीं बल्कि इंडियन स्कूल्स में डालो, ताकि बच्चा इंडियन लैंग्वेज सीखे ना कि फॉरेन लैंग्वेज। तो ये उस टाइम पर में महात्मा गांधी जी की मेन रिक्वेस्ट थी अपने कंट्री के लोगों से। देन थर्ड, इन्होंने क्या कहा, वेस्टर्न एजुकेशन गिव्स नॉलेज अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। कि वेस्टर्न एजुकेशन ना आपको सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाती है, रीडिंग एंड राइटिंग, वो आपको ओरल एजुकेशन नहीं देती। ठीक है, ये लाइन याद रखो। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन पुट मोर स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चा सेंटेंस सीखने में लगा रहता है, ग्रामर सीखने में लगा रहता है, ऑरल इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चे को। ऑरल इन्फॉर्मेशन तो तभी होगी ना जब बच्चा आसपास की सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट जो है उसमें खेलेगा और उसमें सीखेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब आप खुद सोचो कि जो फॉरेन में बच्चे होते हैं ना उनको इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, उनको अपने आप आती है। फॉरेन में जो बच्चे होते हैं ना जिनका बर्थ वहां का होता है, वो हिंदी थोड़ी बोलेंगे ना पंजाबी बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। सपोज आपके रिलेटिव्स हैं, है ना, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिलेटिव्स 5-6 ईयर्स के बाद जब वापस आएंगे ना पंजाब, तो जो बच्चे हैं वो पंजाबी हिंदी नहीं बोलेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी, वो क्या बोलेंगे, वहां का एनवायरनमेंट ऐसा। ऐसे ही हमारा का एनवायरनमेंट हमारी मदर टंग है। हमारे पंजाब में जो पंजाबी मदर है वो बच्चों को स्टार्टिंग में इंग्लिश थोड़ी सिखाएंगे, वो तो पंजाबी बोल लेंगे। बच्चा किसको सीखेगा, जो उनके मम्मा बोलते हैं, जो उनके पापा बोलते हैं, उनकी मदर टंग। तो ये कल्चर, इन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो रीडिंग राइटिंग पे ज्यादा स्ट्रेस देती है, ओरल कल्चर पे नहीं। ओरल कल्चर कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा, ओरल कल्चर कौन सिखाएगा, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडियन स्कूल सिखा सकते हैं। हमारे संस्कार जो हैं वो हम बच्चों को बोलकर सिखाते हैं। सपोज आपको याद होगा जब अपने पेरेंट्स के साथ आप गुरुद्वारा या कहीं भी वर्शिप करने गए, उन्होंने लिख के थोड़ी सिखाया कि बच्चे इसको नमस्ते करो। उन्होंने आपके सामने क्या किया होगा, एक्शन किया होगा कि यहाँ पे झुको, ऐसे करो। ऑरली कुछ चीजें ऑरली सिखाई जाती हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि वेस्टर्न स्कूल जो है वो बच्चों को रीडिंग राइटिंग पे स्ट्रेस देंगे, लेकिन इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज, इंडियन संस्कार जो हैं वो बच्चों को ऑरल नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मेन महात्मा गांधी जी का एक पॉइंट था जिस पॉइंट के कारण उन्होंने इंडियन एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया। ठीक है, देन और उन्होंने क्या कहा, एक और वर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी दिस एजुकेशन मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड। यानी कि इंग्लिश एजुकेशन ने इंडिया के बच्चों को अपनी ही लैंड में क्या बना दिया, स्ट्रेंजर। अब हमारे पंजाब के जो पंजाबी बच्चे हैं उनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है। अब अगर वही पंजाबी बच्चा जब सिटी में आएगा, बाकी बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, तो ही विल फील हिमसेल्फ
एम्बेरस। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने ही पंजाब, अपने ही इंडिया में अपने आप को क्या फील कर रहा है, स्ट्रेंजर। लेकिन आप ये सोचो कि जो फॉरेन के बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से उनकी लैंग्वेजेस आती हैं, तो उनको तो नहीं ये फील करना पड़ता। वो अगर इंडिया में आएंगे तब वो स्ट्रेंजर फील करेंगे जब उनको हिंदी पंजाबी नहीं आएगी। लेकिन हमारी कंट्री में हमारे अपने ही बच्चे जो हैं वो सिटीज में जाएंगे, इंग्लिश स्कूल्स के बच्चों के साथ compete करेंगे, then they will feel themselves as stranger। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में हर एरिया में अपनी लैंग्वेजेस है, ये मेन प्रॉब्लम। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी जी कहते that western education made Indians stranger in their own land। अब 2-3 वर्डिंग्स हैं, तो ये आपने इसके ऊपर मेन आपने फोकस करना है। तो महात्मा गांधी जी ने किसके ऊपर मेन स्ट्रेस दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड। उन्होंने कहा कि बच्चे को हाथ का काम सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। ये आजकल के टाइम में कितना फेमस हो रहा है ना आर्ट एंड क्राफ्ट। आप ये सोचो कि ये थिंकिंग उस टाइम में थी महात्मा गांधी जी। बॉडी, माइंड एंड सोल, आर्ट एंड क्राफ्ट किसी भी पर्सन की बॉडी को इन्वॉल्व करता है, माइंड को एंड सोल। इसका बेस्ट एग्जांपल, सपोज आपकी क्लास में अभी आर्ट का चार्ट नहीं लगा हुआ, जैसे ही आर्ट का चार्ट लगेगा इट मीन्स उस बच्चे ने फिजिकली बनाया। माइंड का मतलब क्या है, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट को यूज किया। माइंड मतलब कलर कॉम्बिनेशन सीखा उसने, एंड सोल, सोल का मतलब होता है दिल से बनाया। क्राफ्ट या आर्ट, हर बच्चे को कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या आ सकता है, पेंटिंग, और क्या आ सकता है क्राफ्ट में, क्या होता है, पेपर मेकिंग, कुछ भी आप कुछ बनाते हो, ज्वेलरी आ सकती है, ऑरिगेमी आ सकती है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को ना एजुकेशन के साथ क्या आना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि चीजों को लिखकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दे। ठीक है, तो ये मेन महात्मा गांधी जी की थ्योरी थी। अल्टीमेटली इनका क्या मानना था कि बच्चे की क्या होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द all round development of a child including body, mind and soul। अगर बच्चा दिल से पढ़ेगा, हाथ से सीखेगा, दिमाग चलेगा, तो ही एजुकेशन है। बच्चा स्कूल में बैठ गया, अगर उसने कुछ सीखा ही नहीं, घर चला गया, ना कुछ बनाना सीखा, ना लर्न करना सीखा, तो वो एजुकेशन नहीं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्लियर? तो दैट वाज द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी। अब आ जाइए नेक्स्ट थिंकर। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है रविंद्रनाथ टैगोर। Sit properly, हाँ जी, what happened? Yes, next thinker है इनका मेन जो नेम है हम याद करते हैं, he composed our national anthem। कौन सा था, जन गण मन। ठीक है, तो इनका नाम हमारी कंट्री में बहुत फेमस है। हमने पढ़ना है कि क्या इन्होंने सपोर्ट किया। ये स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं थे, ठीक है, ये एग्री थे। एग्री का मतलब वेस्टर्न एग्री जो एजुकेशन है उससे एग्री भी थे, लेकिन ये फ्यूजन चाहते थे। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्सअप, इंडियन प्लस वेस्टर्न। और इसके लिए ना इन्होंने ना एक स्कूल ओपन किया था, उस स्कूल का नाम क्या था, शांति निकेतन। ये बहुत फेमस स्कूल बना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बच्चा ना कभी भी रूम में नहीं पढ़ सकता, ट्री के नीचे, ओपन एनवायरनमेंट। अल्टीमेटली इन्होंने एक ऐसा स्कूल, ये खुद कहते हैं कि मैं ना स्कूल जाने से बहुत डरता था, मुझे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत, जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब उनको लगता था कि मुझे ना वॉल्स में बंद कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ना उन्होंने क्या किया, कैलकाटा से बहुत दूर एक ओपन स्कूल स्टार्ट किया, एंड द नेम वाज शांति निकेतन। इस स्कूल में वो दोनों ही इंडियन प्लस एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। उनको लगता था कि उनके जो बच्चे हैं इंडिया में रहेंगे तो इंडियन भी सीखेंगे, फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन कल्चर भी सीखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोनों एजुकेशन को मिक्स करके अपने स्कूल में अपनी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था उसको फिक्स किया। इनके शांति निकेतन को बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ पीस। अबॉर्ड ऑफ पीस, अबॉर्ड का मतलब होता है घर, निकेतन का मतलब घर, ऐसा घर जहाँ पे क्या हो, पीस, ऐसा स्कूल जहाँ पे क्या हो, पीस। क्या बोलेंगे उसको, शांति निकेतन। कौन से ईयर में स्टार्ट किया,
1901 in 1901, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ही स्टार्टेड शांति निकेतन एंड दिस स्कूल वाज ओपन स्कूल. ओपन स्कूल का मतलब होता है वॉल्स में नहीं था, एक नेचुरल रूरल सेटअप. रूरल सेटअप का मतलब होता है जहां पे बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी सीखता है. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या क्या, नंबर 1, चाइल्ड शुड बी फोकस, यानी कि मेन बच्चे का जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग, चाइल्ड शुड बी, या एजुकेशन या लर्निंग शुड बी फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या होता है, खुद करके सीखो. सेम थिंग की महात्मा गांधी जी वाली है. चाइल्ड शुड बी गिवन सेल्फ लर्निंग, बच्चा खुद सीखे. सपोज अगर हम, अब इमेजिन करो, सपोज आपका ब्रदर है, छोटा बच्चा है ना, जो भी आपके घर में फैमिली में कोई भी छोटा बच्चा, उसको आप 10 लाइंस लिख के दे दोगे, बेटा इसको लर्न कर, वो 10 लाइंस लर्न कर लेगा. सपोज कल को टॉपिक चेंज हो गया, तो बच्चा क्या, ही और शी विल बी एबल टू राइट 10 लाइंस? नो. तो सेल्फ लर्निंग, बाय लर्निंग का मतलब क्या होता है, बच्चे को खुद बोलो ये टॉपिक है, राइट 10 लाइंस. तो ऐसा तभी होगा जब बच्चा आसपास एनवायरनमेंट देखेगा कि हाँ जी अपने एनवायरनमेंट के ऊपर 10 लाइंस लिखो, तो तभी लिखेगा ना, जब वो देखेगा कि हाँ जी आई कैन सी ट्रीज देयर, आई कैन सी ग्राउंड देयर, आई कैन सी वॉल्स देयर. तो इस तरह से बच्चा लाइंस लिखे. तो ओपन एनवायरनमेंट का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग तभी होगी जब बच्चे को क्या प्रोवाइड किया जाए, स्कूल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज एज के अकॉर्डिंग. ठीक है. देन सेकंड, सो ही सेट अप अ स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा. इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर स्कूल जो है वो रूरल एरिया में सेटअप किया. एंड इनके स्कूल को क्या कहा गया, अवार्ड ऑफ पीस और शांति निकेतन. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम education should be the mixture of Indian and Western culture so that Indians could be prepared for future development. क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा, तो उन्होंने कहा कि आने वाला फ्यूचर जो है ना, आने वाला जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में इंडिया के लोग इंडिया ही नहीं रहेंगे, बाहर भी जाएंगे. तो ऐसे में क्या होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस भी उनको आनी चाहिए. सो आपको पता है शांति निकेतन में फॉरेन से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये स्कूल सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंडिया का स्कूल नहीं है, एक काइंड ऑफ एक ऐसा स्कूल बन चुका है जहाँ पे दूर दूर से कंट्रीज पे लोग यहाँ पे हर तरह की एजुकेशन जो है वो सीखने आते हैं. कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर है शांति निकेतन. ठीक है. ही वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स, उनका मेन मानना था कि दोनों एलिमेंट्स को मिक्स किया जाए. ही वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एंड आर्ट म्यूजिक. 3-4 एलिमेंट्स के नाम लिखो. ही वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट म्यूजिक एंड डांस. मतलब उनके स्कूल में बच्चा ये सारी चीजें सीखेगा, आर्ट म्यूजिक डांस वेस्टर्न मॉडर्न एंड इंडियन एजुकेशन. Clear? So in this way we can say that both Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, they started their own outlook. Outlook का मतलब होता है एजुकेशन को देखने का इनका अपना ही आउटलुक है, और इसी आउटलुक के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक्स लिखी. आज हम कुछ बुक्स महात्मा गांधी जी की पढ़ते हैं, कुछ बुक्स इनकी पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस टाइम पीरियड में उनकी क्या थिंकिंग थी. अब आप खुद इमेजिन करो, क्या आज के टाइम पीरियड में दोनों आइडियोलॉजीज की वैल्यू है? ये बुक्स बहुत पुरानी लिखी गई हैं, क्या आज के टाइम में उनकी वैल्यूज हैं? रेज योर हैंड, एनी वन वैल्यू. आज तो वो चीजें सीख रहे हो आप. आर्ट, स्कूल्स में आर्ट भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है. ठीक है. और इंडियन एजुकेशन भी है, हिंदी भी है, और वेस्टर्न एजुकेशन. क्या कभी उन्होंने इमेजिन किया होगा कि 100 ईयर्स के बाद बच्चे इस तरह से स्कूल्स में बैठकर हर तरह के एजुकेशन सीखेंगे? शायद नहीं. लेकिन हम आजकल के टाइम पर में हमारी जो इंडियन एजुकेशन है, ये उनकी आइडियोलॉजीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. आर्ट इंटीग्रेशन नाम सुना? आर्ट इंटीग्रेशन, ये 9-10 के बच्चे फाइल बना रहे हैं. इस फाइल में, आर्ट इंटीग्रेशन में, वो अपनी अलग अलग स्टेट्स के ऊपर रिसर्च करके फाइल बनाओ. तमिलनाडु या और भी बहुत सी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उन स्टेट्स को रिसर्च करके
ताकि हमें अपनी स्टेट्स के अलावा दूसरी स्टेट्स का भी पता हो। जब आप 9 में 10th में होगे ना, तो आप भी आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी एक स्टेट आपको दे दी जाएगी, उस स्टेट से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें आप देखोगे पिक्चर्स, ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। ये देखो, महात्मा गांधी अलोंग विद कस्तूरबा गांधी। हु वाज कस्तूरबा गांधी? वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एंड दे आर सिटिंग इन विच स्कूल? शांति निकेतन में बैठे हुए हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर की रियल पिक्चर्स हैं उनकी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये वो पिक्चर्स हैं जिन पिक्चर्स में आप देखो शांति निकेतन की रियल पिक्चर्स। अ क्लास इन द शांति निकेतन, ये भी उस टाइम में रियल पिक्चर्स है, कैसे उस टाइम पीरियड में पढ़ाते थे। देन बेटा इसके अलावा कुछ मिशनरी स्कूल्स भी थे, एक तरफ इंडियन एजुकेशन और दूसरी तरफ क्रिश्चियन स्कूल्स। हमारी कंट्री में क्रिश्चियन स्कूल्स भी थे उस टाइम पीरियड में, मिशनरी स्कूल्स। तो हर तरह की एजुकेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही। तो ये बच्चों के ऊपर था, फैमिलीज के ऊपर था कि उनको कहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, मैथ्स का कॉलम्स हमारे पास टाइम होगा कल, तो हम कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे डिस्कस। टुमारो यू ऑल शुड बी रेडी विथ योर क्वेश्चन आंसर्स। विलियम जॉन्स के मन में इंडियन कल्चर की क्या थी? रिस्पेक्ट थी। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड, लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। थॉमस मैकॉले, वेरी गुड, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? अपोज, अगेंस्ट, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। पाठशाला में गुरु होते थे। ओके, वेदर इट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्ट टेल मी ट्रू और फॉल्स, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो।